जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कल यानी 3 फरवरी 2023 को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 शिफ्ट में होने वाला है, जिसका हमें जो है कई महीनों से कई दिनों से हम लोग लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन पढ़ाई का आपका जो रिजल्ट है वो कल आपके जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी अभी आप तक अपनी मेहनत की है, तो आपने कितनी मेहनत की है, इस सारी मेहनत का जो प्रदर्शन करने का जो दिन है, जो मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो कल आपके सामने आ रही है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों पे जो है मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि आपको एग्जाम के दौरान और एग्जाम से पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ हम उन मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम देखते हैं कि जो एग्जाम है यूजीसी नेट का, उस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हमने अपने पूरे वर्ष के दौरान जब जब हमने तैयारी की है, जब तक हमने 1 वर्ष 2 वर्ष या जब से अभी तक हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तब से उन क्वेश्चन के बारे में ना तो कभी सुना है ना तो उसको कभी हमने देखा है। तो उस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं तुक्का। तो गेस एक ऐसे सामान्य रूप में भी किया जा सकता है और गेस करने की कुछ अपने मेथड से, कुछ लॉजिक्स हैं, जिस लॉजिक का प्रयोग करके आप गेस वाले जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यानी जिस क्वेश्चन के बारे में आपका जो माइंड है बिल्कुल कोरा कागज है, उसको भी हम कैसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्योंकि गेस करने पे आपका क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा ये किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर आप गेस में भी लॉजिकल वे में गेस करते हैं, एक तार्किक वे में गेस करते हैं, तो आपके आंसर्स, जो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन मेथड्स के बारे में हम आपको बात करेंगे। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसपे हम आपको कैसे आपको गेस करना है एग्जाम में, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अब आज के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी पढ़ना था आप जो है 6 महीने 7 महीने साल भर से लगातार स्टडी करते आ रहे हैं। तो अब आज आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जो है नॉर्मल, एक जो है एवरेज में भोजन करना है, और उसके बाद एक अच्छी सी स्वस्थ क्या करनी है, नींद लेनी है। एग्जाम कल है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेना है, यानी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कल, ठीक है, कि जिससे आपको वहां पर क्या है कि वहां पर जाकर आप लोग डरने की जरूरत है, आपको घबराने की जरूरत है। बस आपको जाना है और एक अच्छे बच्चे की तरह एग्जाम देकर चले आना है। तो इसमें घबराने डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो अब आपको नहीं पढ़ना है, आपको एंजॉय करना है। एंजॉय करने का सेंस इन द सेंस कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, बस उसी को जो है उसी पे, अपनी पढ़ाई पे, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के, ट्रस्ट रख के आपको जाना है और एग्जाम को क्रैक करके वापस आ जाना है। दूसरी बात यह है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना एडमिट कार्ड अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि आपके एडमिट कार्ड में जो डेट है, जो सब्जेक्ट है, वही मेंशन है जिसके लिए आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था, तो उसने अपना एडमिट कार्ड भेजा, वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, अपना फॉर्म भी भेजा था। तो उस स्टूडेंट ने जो है सब्जेक्ट ज्योग्राफी चूज किया है, लेकिन उसके एडमिट कार्ड में हिंदी सब्जेक्ट आ गया है, जो कि 5 तारीख को, उसमें डेट भी मेंशन है। हमने भी मेल किया एनटीए को, उस लड़के ने भी मेल किया, लेकिन किसी प्रकार का एनटीए की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते नहीं दिख रही है। और पूरा का पूरा चांस ये है कि उस लड़के का एग्जाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि उसके एडमिट कार्ड में एज इट इज लिखा हुआ अच्छे शब्दों में हिंदी, जबकि वो फॉर्म भरा है उसमें फॉर्म में ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की लापरवाही भी एनटीए के सामने आई है, अगर देखा जाए तो इस पर एक तरीके से एनटीए के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे के एग्जाम का सवाल नहीं है, बल्कि उसके पूरे साल की मेहनत की बात है, उसकी एक तरह से कैरियर की बात होती है। कब किसकी तैयारी होती है ये किसी को पता नहीं होता है। वो बच्चा बहुत ही परेशान था, हम लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई जो है जवाब
नहीं आया है। तो इसीलिए आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड अच्छे से चेक कर लेना है। साथ ही साथ एग्जाम में आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, एक आईडी कार्ड ले जाना है जो कि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें मेंशन है, उसमें से आप आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यानी जो भी उसमें लिखा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसमें से एक आईडी कार्ड आपको क्या करना है एग्जाम में ले जाना है। साथ ही साथ क्या करना है, आपको एक फोटो भी एग्जाम में ले जाने हैं। इन 3 चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम में पहुंचे तो ऐसा ना हो कि आपके पास फोटो नहीं है, आपके पास आप अपना आईडी कार्ड ही रूम पे भूल गए हैं। इससे बच्चा प्रेशर में आ जाता है और पूरा का पूरा एग्जाम वहीं पर उसका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये रहा आपके पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपका ये है कि एग्जाम सेंटर कहीं भी हो, आपको एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आपको जल्दबाजी ना हो, आपको हड़बड़ी ना हो। इससे भी आपका क्या है कि विश्वास डगमगाता है, आपको हड़बड़ी होती है, आपका पेशेंस जो है खो देते हैं आप लोग, और इससे भी आपका एग्जाम क्या हो सकता है, बिल्कुल खराब हो सकता है। क्योंकि कुछ कभी कभी लगता है हमें कि हमारा सेंटर बहुत पास है, अभी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई इंसिडेंस, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रैफिक जाम हो गया, ठीक है, या आपकी जो है खुद की व्हीकल खराब हो गई, या जिस व्हीकल से आप जा रहे थे वो भी आपका खराब हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसा भी नहीं करना है, इसलिए हमें एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचकर क्या करना है, अच्छे से रिलैक्स करना है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखनी है। ये रहा आपके लिए दूसरी बात, ठीक है। आपके लिए जो तीसरी बात है वो ये है कि आपको एग्जाम में जो पेपर दिया जाएगा वो आपका टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का आपका 3 आवर का पेपर होना है आपका। 3 आवर का पेपर होना है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट और प्लस सेकंड ये दोनों पेपर जो है आपका शामिल रहेगा। फर्स्ट और साथ ही साथ सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जनरल होगा पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, और दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये दोनों पेपर आपको एक साथ दे दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, आपको एक साथ दे दिया जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों पेपर में सबसे पहला पेपर करना है या दूसरा पेपर करना है। अगर मेरा मानना है तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट पे इसकी तुलना में लोगों की जो पकड़ होती है वो ज्यादा होती है। और सब्जेक्ट में क्या है कि अब जो है लास्ट में 10 क्वेश्चन जो है आप पैराग्राफ के आने लगे हैं, इसलिए बच्चे फर्स्ट पेपर में ज्यादा टाइम लगा देते हैं और लास्ट में 10 के 10 क्वेश्चन पैराग्राफ के बच्चों के छूट जाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप उसी टाइम एग्जाम से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। आपको बाहर होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ से बच्चे ऐसे भी होंगे एक्सपीरियंस जो नए होंगे, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार एग्जाम दे चुके होंगे, तो उनको सारी बातें अच्छे से पता होंगी। तो आपको मेरा मानना है कि आपको पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए और सब्जेक्ट को एक मेंटेन टाइम के रेशियो में अच्छे से चलना चाहिए, ठीक है। और आपको कम से कम जो है 2 घंटे यानी 120 मिनट की बजाय आपको लगभग 110 मिनट में इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से क्या कर देना चाहिए, हैंडल कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टोटल आपके पास मिलता है 180 मिनट। 180 मिनट में कम से कम मेरे अनुसार 70 मिनट जो है, या आपके मान के चलिए 65 मिनट आपको कम से कम आपको फर्स्ट पेपर में देने की आवश्यकता है। और आप 110 से 115 मिनट आप क्या कर सकते हैं, आराम से सब्जेक्ट में दे सकते हैं। जो अभी तक पेपर हुए हैं, सारे पेपर का जो पैटर्न रहा है थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं फिर भी उसको देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं उसको कैसे किस तरीके से हैंडल करना है। एक बात इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर आप दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आता है उसको लगाते चले जाते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ते चले जाते हैं। लास्ट में ऐसा होता है कि जब वो पूरा 100 क्वेश्चन वो कर चुके होते हैं तो उनका कम से कम 20 क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिया है,
छोड़ दिए रहते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन वही छोड़ने हैं जो एकदम से आपको परेशान कर रहे हैं, यानी 100% सिक्योरिटी के साथ आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत अगर आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं 100 में, तो मान के चलिए 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपको जो है नहीं छोड़ना है। यानी पहले बार में ही अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो ये काम आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में रिव्यू करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। और जब टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, बच्चा क्या आने लगता है, प्रेशर में आने लगता है। और प्रेशर में क्या होता है, आपसे गलतियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपका माउस काम करना बंद कर देता है। एक्चुअल में वो आपका जो माउस है वो माइंड में काम करना बंद कर देता है, रियलिटी में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आप किस में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और यहीं पर उनको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि पहले ही बार में कम से कम 90 क्वेश्चन को अटेंड कर लें। अगर 10 क्वेश्चन छूटता है तो आप दोबारा तुरंत आकर उसको क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास टाइम पर्याप्त रहेगा। कोशिश रहनी चाहिए आप 10 से 115 मिनट में ही आपको सब्जेक्ट को फिनिश करना होता है। लास्ट में 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के हैं। पैसेज बहुत इजी आते हैं। जिस भी बच्चे ने अच्छे से पैसेज की प्रैक्टिस की होगी, वो 10 में से कम 9 क्वेश्चन को आसानी से वो क्या कर सकता है। और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके नेट और जीआरएफ होने में। ठीक है, क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको सही करते हैं। क्योंकि जब कभी भी अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप क्या है, लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। और जो आपके हार्ड क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन है, वो तो सबके गलत होने हैं, उसमें केवल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये आपके लिए क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला बात आपको ध्यान क्या रखना है, अगला बात ध्यान ये रखना है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। क्या है, पेशेंस बहुत ही जरूरी है। धैर्य की जरूरत है इस एग्जाम में। जिस भी व्यक्ति के पास पेशेंस की कमी हो जाएगी, वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता है। सपोज दैट आप गए और आप क्या हुआ कि बहुत ऐसे बार देखने को मिलता है कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ, बगल का पेपर चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, आप परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पेपर स्टार्ट नहीं होगा कंप्यूटर में, आपका पेपर 9 बजे से, लेकिन कंप्यूटर में वो 10 बजे से चलना शुरू हुआ, तो आपका टाइम यहीं से काउंट होगा, यहाँ से काउंट नहीं होगा। ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक हिदायत है कि जब तक आपके कंप्यूटर में टाइम चलना नहीं स्टार्ट हुआ, तब तक आपके पेपर का जो टाइमिंग है 3 घंटे, वो काउंट नहीं होता है। इसीलिए अगर आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार की खराबी की वजह से जो है आपका पेपर लेट से शुरू होता है और अगर अदर बच्चों का पेपर शुरू हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको पेशेंस बना के क्या करना है, इंतजार करना है। आपको 3 घंटे तब भी दिए जाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, आपको अपने कक्ष निरीक्षक से कभी भी लड़ाई नहीं करना है, किसी भी बाई एनी कास्ट। क्योंकि जब आप अपने कक्ष निरीक्षक से लड़ाई कर लेते हैं तो आपका ब्रेन वहीं पर काम करना बंद कर देता है। ये भी आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छी चीजों, अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। अगर आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो आप अपने कक्ष निरीक्षक यानी जो भी वहां पर इंस्ट्रक्शन देने वाला है, ताकि आप अच्छे से उससे क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उससे कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये नहीं हो रहा है या मुझे इसको चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे ही पेशेंस खोया आपने, वहीं पर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सपोज दैट आपका क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है और आप क्वेश्चन उसको तेजी से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्पीड को क्या करना है, घड़ी देखकर आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। घबराना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाई चांस अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लास्ट में आपके पास टाइम है 15 और कुछ बचा हुआ है 20, ठीक है, अब आप देखकर खुद से इतने परेशान हो गए, उलझन में आ गए कि अभी हमारे 20 क्वेश्चन हैं, टाइमिंग है मेरे पास 15 मिनट, आप सर पटकने लगे डेस्क पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको बस यही, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप क्या करना, आपको क्या करना चाहिए कि आपको 1 सेकंड का ब्रेक लेकर ये सोचना चाहिए कि अभी आपके पास 15 मिनट का टाइम है। क्या है,
15 मिनट का टाइम है। इस 15 मिनट में कुछ तो क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं। सर पटकने से, परेशान होने से आपका ये 15 मिनट वापस नहीं, ये बल्कि चल रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन तो वहीं पर रुका हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, बिना किसी घबराहट की नहीं जल्दी से ए बी मार दे, बल्कि इसको क्या करना है, इसको आपको कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से करना है, ठीक है। एक स्पीड मेंटेन करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए करना है। उसके बाद में अगर आपका क्या करता है, लास्ट में 1-2 मिनट में आपका 2-3 क्वेश्चन रह जाता है, फिर उसको आप ABCD मार सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास टाइम भी 15 मिनट का है, 20 क्वेश्चन है, आप शुरू कर दिए, अब तो मेरा नहीं होगा, बिल्कुल अंदर से परेशान हो गए, टूट गए कि मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है, बल्कि क्या करना है, जो 15 मिनट बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करना है कि हाँ अभी तो मेरे पास 15 मिनट है, मैं 15 मिनट में बहुत कुछ कर सकता हूं। हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करें, आपको सारे क्वेश्चन आते हो, तो आपका लास्ट में 5 मिनट बच जाए, क्या हो जाए, 5 मिनट बच जाए। तो ये भी बातें आपको क्या करनी है, एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, घबराएंगे नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं आपको, तो आप क्या है, सुनिश्चित ही ये निश्चित है कि आप एक जो है सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन के दौरान 1-2 पॉइंट और। एक पॉइंट ये है आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, कि मान लीजिए अगर आपको कंटिन्यूअस 5 क्वेश्चन, आपने क्या किया कि सेकंड पेपर सब्जेक्ट का स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यूअस 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर, आपने कभी तो सुना ही नहीं है इसके बारे में, तो बस यहीं पर आप क्या करना है, आप घबराना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, बस वही काम आएगा, पेशेंस, धैर्य, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी आपके क्या है, शेष है, क्या है, शेष है। इसको भी तो भैया देखिए कि 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या परेशानी है, चिल मारिए कि 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास 95 क्वेश्चन शेष हैं, ठीक है। यहां पर आपको ये जो कंसेप्ट बताया जाता है फिलॉसफी का एक, कि आपको ये जो आधा गिलास पानी भरा हुआ है ना और आधा खाली है, खाली तो आपको दिख जाता है, भरा क्यों नहीं दिखता है, दिखता यही नहीं है, कारण पेशेंस आपके पास नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको लगातार 5 क्वेश्चन एग्जाम में हैं, तो आप उसको क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए, ठीक है। और ये मानकर आपको करना है हर एक क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, आपने शुरुआत की, आपको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ये भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, मतलब यानी आपको हर बार जो भी नया क्वेश्चन करेंगे वो आपको अपना पहला क्वेश्चन मान के करना है, तभी आपके पेशेंस बरकरार रहेगा। अन्यथा मे भी शायद अगर आपको 3 क्वेश्चन लगातार ना आए, हो सकता है ना आए, तो आपको 3 क्वेश्चन ही तो नहीं आ रहे हैं, बाकी 97 है भैया, आपने जो अपनी पढ़ाई की है ना, आप अपना सारा 100% दीजिए 97 में, ना कि बस बच्चे क्या होते हैं 3 ही क्वेश्चन में परेशान हो गए कि 3 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, अब तो हमारा JRF नहीं होगा, अब तो सारे सपने जो उन्होंने ख्याल बुने थे कि मेरा JRF होगा, मेरे मुझे फेलोशिप मिलेगी, मेरा PhD में एडमिशन होगा, मेरी शादी होगी, मैं यहाँ घूमूंगा, ये सारी बातें तुरंत दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें नहीं स्टार्ट होना चाहिए, बल्कि आपको चौथा क्वेश्चन अच्छे से क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। अगर इस बात को आपको ध्यान में रखते हैं तो ये आपके लिए एक क्या है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाएगा, सकारात्मकता लाएगा, और आप क्या रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन अगर इसी 3 के पीछे 4 मुझे तो आना चाहिए, मैंने तो साल भर पढ़ा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है मुझे 5 क्वेश्चन लगातार ना आते हो, 6 क्वेश्चन ना आते हो, 10 क्वेश्चन इवन आपको अगर लगातार नहीं आता है, तब भी आप पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि अभी आपके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन 90 क्वेश्चन का बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि नहीं आता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, घबराए, अगर आप परेशान हुए, अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, तो जो 90 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं ये भी बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएंगे, कोरा कागज हो जाएंगे, ये भी आपके समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपने 10 क्वेश्चन का प्रेशर ले लिया है, जिससे आप जो एनर्जेटिक फील कर रहे थे वो सारी एनर्जी आपकी वहीं पर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और अच्छे से क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए हल करते रहना है, ठीक है। ये बात आप दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, एक और पॉइंट,
कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है उसकी सेट करने की जो टेक्निक्स है, मैंने जो क्वेश्चन को एनालाइज किया है उसकी टेक्निक्स ये है कि लगातार 4 से 5 क्वेश्चन आपको सही सही पूछेगा और बीच में 2 क्वेश्चन नाट का डाल देगा। क्या डाल देगा? नाट का। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लगातार जब आप 10 सही सही करते हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा सही है, तो आपके ब्रेन का एक जो है एल्गोरिदम सेट हो जाता है कि नहीं, मुझे तो क्या है, सब सही वाला ही पूछ रहा है, सही वाला। और एग्जामिनर यहीं पर आपका फायदा उठाता है, बीच में 2 क्वेश्चन नाट का डाल देगा, ठीक है। और आपको ये नाट का जो चश्मा है ये नहीं लगाए हैं, नहीं दिखा, आपको भी यही लगेगा कि ये तो सही ही पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन में कम से कम 15 मिनट में एक आपका माइंड का एल्गोरिदम सेट हो गया है कि बस वो तो सही वाला ही पूछ रहा है। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये बात ध्यान देखना है कि नाट तो नहीं लिखा है, क्या है? नाट तो नहीं लिखा है, ये भी काम आपको करना है। इसीलिए जब एक क्वेश्चन आप हल कर चुके होंगे, अगले क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के बीच में आपका कम से कम जो है 30 जो है ये कम से कम 2 से 3 क्या करना है आपको? 2 से 3 सेकंड का ब्रेक लेना है। क्या करना है? ब्रेक लेना है। एक नए क्वेश्चन की तरह अगले क्वेश्चन को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। ये नहीं कि आपको पता लगा आप तो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, टूट पड़े आंसर विकल्प पे कि भैया बिगनर तो ये कहा है, अरे देखिए वहां पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि हाँ कह रहा है। इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अन्य स्टूडेंट के तुलना में 7 से 8 क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं? मार्जिन अचीव कर सकते हैं, जो इस बात को ध्यान में नहीं रखता है। एक बात ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट और, अगर आपके एग्जाम में कोई बहुत बड़ा वन लाइनर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लिख दिया गया है, ठीक है, तो अगर आपके इसके बारे में जानकारी है तो बात ठीक है, हम इस पे कोई नहीं कह रहे वाले हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे? गेस लगाएंगे, गेस लगाएंगे, ठीक है। और गेस में अगर ये 2 चीजें पूछा है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो आपको बस कुछ नहीं, आंख मूंद के इसको क्या करना है? सही लगाना है। क्योंकि 90% केस में देखा गया है कि अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन जटिल फॉर्म में लिखा गया है तो अंतोगत्ता वो क्या होता है? सही होता है। तो इसलिए अगर सही और हाँ में आपको चुनाव आया है, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आप गेस किसका करना है? आपको सही वाले पे गेस करना है। ये बात भी आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके एग्जाम में कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है, क्या पकड़ने हैं? कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स पकड़ के आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। जितना भी आप क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा यूजीसी का क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने एक्सपीरियंस लिया जो एग्जाम को क्रैक किए हैं, तो उन लोगों ने भी यही बात बताई और इसमें मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। आपको कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। क्या करना है? जैसे अगर आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसमें आप एक भी जानते हैं तो दूसरा मिलाने से पहले आप तुरंत ऑप्शन में जाइए और देखिए कि क्या ये आपका कहीं ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। तुरंत बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको क्या कीजिए? उसको उस ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा दीजिए। हो सकता है आपको एक ही मिलाने से सारे आंसर सही हो जाएं, आपको दूसरा मिलाने की जरूरत ही क्या है? ना पड़े। या हो सकता है एक मिलाने से 2 ऑप्शन क्या हो जाएं? आपके एलिमिनेट हो जाएं, आप उसको अच्छे से बाहर कर सकें उस ऑप्शन को। तो एलिमिनेशन मेथड आपको लगभग हर क्वेश्चन में अपनाना है जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान, ठीक है। दूसरी बात, एलिमिनेशन 2 तरीके से होता है। यानी आप जानते हैं आपको लिखा गया है कि स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट ऐसे लिखे गए हैं, पूछा गया कौन सा सही है। तो एक एलिमिनेशन ये होता है कि आपने इसको ए वाले को पकड़ दिया कि ये तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन में गए, जो जिसमें ए नहीं है उसको बाहर कर दिए। एक तरीका ये है। दूसरा ये भी है कि आप इसमें से ऐसा स्टेटमेंट पकड़ लेंगे, मान लीजिए दूसरा स्टेटमेंट पकड़ लेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और जबकि आपसे पूछा क्या गया है कौन सा सही है, और आपने पकड़ लिया कि 2 नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन में आएंगे, जिस भी ऑप्शन में 2 दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, यानी उसको भी बाहर कर देंगे। तो आपको आ रहा है उसको भी पकड़कर आप क्वेश्चन को
है। अगर आपने ऐसा गेस कर लिया है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तुरंत आप ऑप्शन में आइए। और ये मेथड आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में करना है, और जो ये मेथड अपनाएगा उसको विजय जरूर मिलेगी, उसको सफलता मिलना क्या है, लगभग लगभग तय है। अगर वो कुछ पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको किसमें मदद करेंगी, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो जिसके बारे में आपको क्वेश्चन के बारे में क्या है आपको कम पता है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स में कुछ कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया ओनली, ठीक है, ओनली मतलब केवल, कह दिया गया क्वेश्चन आपको बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में, कि साइक्लोन लो प्रेशर के दबाव होते हैं जिसमें हवाएं ऐसी चलती हैं, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में ऐसी होती है, दक्षिण गोलार्ध में ऐसी होती है, और लास्ट में उसी ने छोटा सा लिख दिया कि यह केवल बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। केवल, तो कहीं पर अगर केवल शब्द दिया गया है या केवल यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, तो जो ऐसे जो हाइपर शब्द दिए गए हैं, अगर ये शब्द आपको दिखता है, इसका मतलब वो ऑप्शन 100 में से 99% उम्मीद है कि क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो ऐसे कीवर्ड्स, ठीक है, यानी कि केवल यही सही है, ठीक है, ऐसे दिया गया है, या ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा शब्द लिखा गया है, तो ये मान के चलना है कि आपको वो प्रश्न आपका क्या है, एकदम से 100 में 99% चांस है कि वो क्या लिखा गया है, गलत ही लिखा गया है। बिल्कुल उसको आपको क्या कर देना है, गलत कर देना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको क्या करनी है, एग्जाम में ध्यान रखने हैं। अगर आप जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, जो भी बातें आपको बताई गई हैं, मैं उसको रिपीट करता हूं एक बात को, कि घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डर गया सो मर गया, ये बात आपको यहां पर क्या करनी है, लागू करनी है। ठीक है, अब आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप कभी सुने नहीं हैं, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बातें हम बताने वाले हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जो ये बातें हम बताने वाले हैं, इसका मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं तरीका ये 100% सही है, लेकिन हाँ, आपको जिस इसको वहीं पर अप्लाई करना है जहां क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या आ रहा है उसके बाद उस ऑप्शन को देखते हुए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फंसते हैं तो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप गेस लगाएंगे। मैं भी गेस लगवा रहा हूं आपसे, लेकिन गेस एक लॉजिकल वे में होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं और आप लोग को क्या करना है, ये तरीका एग्जाम में अपनाना है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आप ऐसा क्वेश्चन है कि चारों ऑप्शन में कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप क्या करेंगे, अब आप या तो ए पे लगाएंगे, पहला सही, या तो दूसरा सही, या तो तीसरा, या तो चौथा। हम क्या करते हैं, नॉर्मल से देखते हैं, आगे लगा के बढ़ गए कि मान लीजिए 2 नंबर सही है, यही करेंगे आप, यही भी हम भी करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मान लीजिए सपोज दैट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इसमें ये ढूंढना है, पूरे के पूरे 1 2 3 4 ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा 2 ऑप्शन है जो मैच करता है। ठीक है, अगर ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन मैच कर गया तो आपके बल्ले बल्ले हैं, तो ये ट्रिक के काम करने की जो संभावना है वो 99% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और 99% उम्मीद ये है कि आपका क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम इसमें क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि 2 ऑप्शन में कोई ऐसा दो पॉइंट है जो मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो कि 1 और 2 में, 1 और 2 में आप देखेंगे तो देखिए यहां पर डी में सेम ऑप्शन है और सी में, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में ढूंढना है। ठीक है, आइए इसमें भी देखते हैं, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी आपको कुछ नहीं आता है, तो आप
पहले क्या कीजिए कि इसी तरीके ऑप्शन ऐसे ढूंढिए 1 2 3 4 में कि जिसमें 2 पॉइंट्स आपके मैच करते हो। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ए में सॉरी पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में 2 पॉइंट्स मैच करते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर डी का 4 है और डी का 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, एक ये मैच करा है, एक कोई और मैच करना चाहिए, तो यह सी वाला मैच कर रहा है। यहाँ पर सी का 2 है, सी का 2 है, मैच कर रहा है। इसी तरीके से आपको ढूंढना है कि 2 ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, अब आइए पहले वाले में। पहले वाले में हमने क्या देखा कि 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, एक डी में 1, सी में 4। ठीक है, तो अब एक चांस ये बनता है कि हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। अब एक चांस ये मेरे पास बन गया कि जब ये 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो इसका मतलब जो उत्तर सही होगा या तो एक सही होगा या तो 2 सही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, अपने आसानी से कट जाएंगे। मे भी ये ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाए, लेकिन आप जो है आपको गेस करना है तो इसको आप एक सिस्टमेटिक वे में गेस कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे ही, क्योंकि गलत तो ऐसे होना है, आपको भी नहीं आता है तो आप तुक्का हैं। तो इसको क्या कीजिए, मोस्ट जो है अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि इसको हम लॉजिकल वे में तुक्का लगाएं। अब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? आपका कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब हमें पता है कि या तो ये सही है या तो ये सही है। 2 ऑप्शन आपको पता है, सी का 4 मैच कर रहा है, डी का 1 मैच कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है 1 सही है कि 2 सही है। अब ये आपको पता करना। दिया हुआ है 3 और 2 में दिया हुआ है 2। अगर बी की बात करें तो बी में जो दिया हुआ है, बी की बात किया जाए तो बी में यहां 2 दिया है, यहां पर 3 दिया हुआ है। अब कैसे पता करें कि हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही है कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है? तो इसके लिए क्या करना है, ए में पहला अगर हम सही करते हैं तो पहला में ए में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब आपको यह देखना है कि ए वाले ऑप्शन में 3 कितनी बार आया है। ठीक है, अगर हम इसको मान के चलते हैं कि ए वाला सही है तो ए में 3 आया है। अब और देखते हैं इसके बाद कितना 3 आया है ए में, तो ए में और कितना 3 आया है? 1 2 3 आया है, यानी ए के सही होने का चांस कितनी बार है? ठीक है, ये हो गया। चलिए मान के चलिए दूसरा देखते हैं कि अगर दूसरा विकल्प सही मानते हैं में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी ए में 2। अब देखिए कि ए में 2 और कितनी बार दिया हुआ है? कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, यानी ए जो ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा में ए कितना बार दिया हुआ है? 0 बार दिया हुआ है, केवल एक ही बार दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी कितना बार है? 0 बार है। तो एक चांस बनता है कि ए में जो ये जो 3 वाला दिया है, यानी ए में 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, एक यहाँ खुद है, 1 2, यानी 2 आया है, इसको लेकर 3 बार आया है। लेकिन अगर ये दूसरा ऑप्शन लगाते हैं तो एक का दूसरा, तो 2 कितनी बार आया है? केवल 1 बार आया है। मान लीजिए इसको 1 बार आया है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले ऑप्शन को कि दूसरे ऑप्शन को? हम प्रेफरेंस देंगे पहले ऑप्शन को। चलिए ए से आप संतुष्ट नहीं है तो बी वाला चेक कर लेते हैं। बी में क्या है? बी में 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्या अब इस लाइन में देखिए कि बी वाले में 2 कितनी बार आया है, तो इसको काउंट करते हैं तो 1 बार आया है और एक ये 2 बार आया है, यानी इसके आने की संभावना कितनी है? 2 बार है। लेकिन अगर आपको लगता है ये नहीं सही तो इसको भी चेक कर लीजिए। बी का अगर तीसरा ये वाला अगर देखेंगे कि 2 नंबर अगर आप सही करते हैं तो बी में 3 कितनी बार? देखिए 1 बार है और कहीं पर है? नहीं है, यानी बी में अगर तीसरा ये वाला लगाते हैं तो ये केवल 1 बार आया है। अगर आप ए वाले ऑप्शन से चेक करते हैं तो ए कितनी बार आया है? ये पहला का 3 कितनी बार आया है? 3 बार। लेकिन अगर ये वाले ऑप्शन से चेक करते हैं तो ए में जो दूसरा है ये कितनी बार आया है? केवल 1 बार आया है। बी से चेक करते हैं तो बी में जो 2 आया है ये 2 बार आया है, लेकिन बी में अगर इस हैं तो 3 कितनी बार आया है? केवल 1 बार आया है। तो आप देंगे ए वाले को कि दूसरे वाले को? पहले वाले को प्रेफरेंस देंगे, तो आप ऑप्शन किसको सही कर देंगे? पहले वाले को सही कर देंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है? यही क्या है? राइट है। क्या है? यही राइट है। ठीक है, ये हो गया आपका एक तुक्का लगाने का लॉजिकल वे में तरीका। ठीक है, क्या हो गया आपका तरीका? अब यही सेम फार्मूला क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। दूसरा में हमने क्या देखा था कि ये जो ऑप्शन है ए और चौथा, ठीक है, यानी पहला और चौथा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, क्योंकि डी का 4 यहां है, डी का 4 यहां है, सी का 2 यहां है, सी का 2 यहां पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये
कट गए, सही या तो आपका पहला वाला है या तो चौथा। फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर ए में अगर हम पहला सही करते हैं तो ए में एक 1 सही है, ए का पहला सही है। अगर हम चौथा सही करते हैं तो ए का तीसरा सही है। अब हम संभावना देखते हैं इसकी ज्यादा है। अगर हम एक पहले को मान लेते हैं सही है तो ए में एक कितनी बार आया है, देखिए ए में एक बार आया है और कहीं आया है नहीं, यानी इसकी सही होने की संभावना एक बार है। अब हम चौथा पे आ जाएंगे क्योंकि दूसरा तीसरा तो पहले ही काट चुके हैं। अब चौथे में क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। ए में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब पूरे लाइन में देखिए 3 आने की संभावना कितनी बार है, ए में 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार है। क्या है, 3 बार है। चलिए इस ऑप्शन से नहीं संतुष्ट होते हैं तो इस ऑप्शन से देख लीजिए, ठीक है। इस वाले ऑप्शन से देख लीजिए, बी वाले से, यानी ए का 1 में कितना आया, एक बार, लेकिन हमने तीसरा देखा तो ए में जो 3 है कितनी बार, तो यानी ये चौथा जो है संभावना क्या हो गई, सही होने की बढ़ गई। आप बी से भी चेक कर सकते हैं, बी में क्या है, देखिए अगर बी में क्या है 3 है तो 3 कितनी बार आया, केवल एक बार आया है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं है तो चौथे का चूज कीजिए। तो चौथे के बी में क्या है, एक आने की संभावना कितनी है, इसमें 1 2। अब भी ये क्या है, प्रबल है, यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर 2 बार। आप टिक करेंगे चौथा ऑप्शन। समझ गए ना, यही आपको तरीका एग्जाम में भी अपनाना है और इस क्वेश्चन का चौथा ये ऑप्शन ही क्या है, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं, जिस फॉलो कराना है, ये ट्रिक आपको फॉलो कराना है, जिस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बस ऐसे ही तुक्का मारने वाले हैं, तो आप ऐसे ही तुक्का मत मारिए, बल्कि इसको क्या कीजिए, एक लॉजिकल वे में ही आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। अगर इस तरीके को आप अपनाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला था वो भी आपका क्या हो सकता है, अच्छे से सही हो सकता है। ये पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम में क्या करना है, लागू करना है। अगर आप लागू करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर ही क्या करने वाला है, मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे बातें जो आपको बताई गई हैं, इसको आपको एग्जाम में याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप ये पॉइंट सारे याद रखते हैं तो आपका एग्जाम क्या होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। फिर वही बात एक दोहराएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखना है, पेशेंस ही आपको एग्जाम में विजय दिलाएगा। और यदि जो बातें बताई गई हैं, इसी बातों को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी। यानी ये सारे पॉइंट्स आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है ये मैटर नहीं करता है, मैटर आपका 3 घंटे करता है। आप 3 घंटे को किस सिचुएशन के साथ हैंडल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रात पढ़ाई करते हैं लेकिन वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। कोई स्टूडेंट 5 घंटे ही पर डे पढ़ता है, कंसिस्टेंसी बनाए हुआ है, वो एग्जाम को क्रैक कर जाता है। तो वो यही है कि एग्जाम के दौरान उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे से क्या किया हुआ है, इन सारे चीजों को वो फॉलो करता है, नाट देखता है, कीवर्ड्स को ढूंढता है और टाइम को अच्छे से क्या करता है, मैनेज करता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है, ठीक है। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगर आप लगातार जो है कंटिन्यूअस कांस्टेंट एक स्थिरता के साथ, ठीक है, निरंतरता के साथ कॉन्स्टेंटली अगर आप लगातार मेहनत किए हैं तो आपको एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। आपको हमने कर्म किया है तो फल आपको जरूर मिलेगा। बस आपको क्या करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये जो है महाभारत में श्री कृष्ण ने किससे कहा था, अर्जुन से कहा था, ठीक है। जैसे कि जब हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मान लीजिए जब आप देखते हैं कि कोई लकड़हारा या कोई लकड़ी काटने वाला क्या करता है, लगातार अपनी कुल्हाड़ी से इस प्रहार करता है। एक बार प्रहार किया, इसने नहीं कटा, 2 बार किया, नहीं कटा, मान लीजिए करते करते हुए 5वीं बार में क्या हो गया, लकड़ी कट गई। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 5वीं बार में इसने इस लकड़ी पे जो प्रहार कर रहा था वो ज्यादा तेजी के साथ प्रहार किया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस 5वें प्रहार में इस चारों प्रहार का क्या है, जुड़ाव है, है। ये चारों प्रहार जो लगातार वो कर रहा था ये उसी का मेहनत, 5वें प्रहार में वो मेहनत जुड़ा और 5वीं बार
क्या हुई, कट गई। तो अगर जो भी स्टूडेंट लगातार 1 से 2 बार 3 बार एग्जाम दे रहा है, तो वो जो लगातार मेहनत कर रहा है, मेहनत सारा जुड़ रहा है, हो सकता है इस बार ये चारों पांचों मेहनत जुड़कर आपको इस एग्जाम को क्या करा दे, क्रैक करा दे। आप इस एग्जाम को क्या कर पाए, क्रैक कर पाए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो आज हमको जो है आपको यही सारी बातें बतानी थी। अगर ये सारी बातें आप एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो इस 3 घंटा, ये जो 3 घंटा है, इस 3 घंटे के द्वारा आप अपने आने वाले दिन को क्या कर सकते हैं, यानी कल के दिन को अपने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उसको दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अपने लिए यादगार बना सकते हैं, अपने लिए ऐतिहासिक बना सकते हैं। तो बस आज जो है इतना ही आपके लिए, ये संदेश जो है मेरा यही संदेश था जो कि मैंने अप्लाई किया है, मैंने इसको जो है क्या कहते हैं व्यवहारिक रूप में लागू किया है, वही चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसमें कोई आपको जो है ओवर बातें नहीं बताई गई हैं, बस इसको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम में अप्लाई करके इसका रिजल्ट आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो अंत में आपको मेरी तरफ से, हमारी कोचिंग की तरफ से, एलन ज्योग्राफी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग सभी लोग कल जो है एग्जाम को अच्छे से हैंडल करेंगे। और जैसा भी होगा कल हम आपको जो है शाम को क्वेश्चन का रिव्यू कराएंगे, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।